गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं एक बहुत प्यारी सी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है गडेरिया बना राजकुमार। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गडेरिया कौन होता है। तो गडेरिया जो होता है वो बच्चों जो भेड़ बकरी चराने वाला होता है उसे गडेरिया कहते हैं। तो ये जो कहानी है उसी गडेरिया की कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि आदमी चाहे कितने ही गरीबी में क्यों नहीं पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसकी बुद्धि तेज है, अगर वो इंटेलिजेंट है, तो वो राजसी ठाठ बाट भी प्राप्त कर सकता है अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक छोटे से बच्चे की ही कहानी है जो भेड़ बकरियां चराता था, और भेड़ बकरियां चराते चराते उसकी जो बुद्धिमानी थी उसके चर्चे चारों तरफ फैल जाते हैं। और उसी सिलसिले में वहां का जो राजा था वो उसे अपने यहाँ बुलाता है कि भाई चलो मैं भी चेक करता हूँ कितना इंटेलिजेंट लड़का है। और फिर क्या होता है, कैसे जो गडेरिया था वो कैसे एक राजकुमार बनता है, कैसे राजा उसे अपना बेटा बनाते हैं, वो सब कहानी आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस स्टोरी, दिस नेम इज गडेरिया बना राजकुमार। चलिए ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छी है, उम्मीद है सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। ओके, चलिए। हंगरी देश के एक गांव में गडेरिया का परिवार रहता था। आपको क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं कि कौन से देश में वो गडेरिया का परिवार रहता था। तो हंगरी देश में रहता था। गडेरिया का बेटा केरोली बहुत चतुर था। अब केरोली का नाम आपको याद रखना कि गडेरिया के बेटे का क्या नाम था। तो जो केरोली था उसका नाम, वो केरोली बहुत समझदार था, चतुर था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत आसानी से निकाल लेता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। यह बात राजा को भी सुनाई पड़ी। मतलब हंगरी देश में एक गडेरिया की फैमिली रहती थी और उनके बेटे का नाम केरोली था। केरोली इतना इंटेलिजेंट था कि आसपास के गांव में फैलती फैलती ये बात पूरे हंगरी में फैल गई कि भाई उस गांव में केरोली बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। तो यही बात राजा तक भी पहुंच गई। एक दिन राजा ने केरोली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया कि भाई केरोली को यहाँ बुलाओ। केरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक और खड़ा हो गया। एक और मतलब एक तरफ। अब राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तो तुम बांसुरी भी बजाते हो? पहले हम बांसुरी सुनेंगे, बाद में तुम्हारी परीक्षा लेंगे। देखते हैं जो लोग कहते हैं वह कितना सही है। अब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि अच्छा तुम बांसुरी बजाते हो, ठीक है, पहले बांसुरी सुनाओ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और फिर देखता हूँ कि जो बात लोगों ने मुझे बताई है क्या वो सही है या नहीं। जी महाराज। केरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत ही मधुर थी। धुन मतलब जो बांसुरी की सुर था, जो बांसुरी की ट्यून थी, वो बहुत प्यारी थी। दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। तो केरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों के उत्तर ठीक दिए तो तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखा जाएगा। राजा ने क्या कहा कि भाई मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा और अगर तीनों प्रश्नों के उत्तर तुमने सही दे दिए तो फिर मैं तुम्हें अपने राजमहल में राजकुमार की तरह रखूंगा कि जैसा तुम मेरे ही बेटे हो। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। राजा ने देखो शर्त भी रखी उसके साथ कि अगर तुम्हारा कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो फिर जो तुम्हारी भेड़े हैं वो भेड़े तुमसे छीन ली जाएंगी। जब्त कर लेना मतलब छीन लेना। केरोली ने कहा, महाराज भेड़े तो मेरा जीवन है, आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश अवश्य करूंगा। केरोली ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई देखो
भेड़ें तो मेरा जीवन है भाई, इन्हीं से तो मैं गुजर बसर करता हूँ, इन्हीं से तो मेरा और मेरे परिवार का पेट भरता है। तो उसने कहा कि फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं छोटा बच्चा हूँ तो मेरी बुद्धि भी छोटी है, तो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि किसी सागर में कितनी पानी की बूंदें होती हैं? क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट। यस, हाँ बिल्कुल। अगर हमें कोई कह दे कि सागर में पानी की कितनी बूंदें हैं, तो वी कांट काउंट द ड्रॉप ऑफ वाटर। भाई कैसे पॉसिबल है? बट देखिए कैरोली ने क्या कहा। कैरोली थोड़ा सोचकर बोला, महाराज मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि सागर की बूंदें बढ़ती ही रहती हैं, क्योंकि नदियां उसमें हरदम अपना जल गिराती रहती हैं। कि भाई मैं अगर गिनना चाहूँ उसकी बूंदों को तो कैसे गिनूंगा, क्योंकि नदियां सारा समय उसमें पानी गिराती रहती हैं। तो मैं इधर गिनता जाऊंगा और वो तो मिक्स होता जाएगा। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए कि भाई जो नदियां सागर में आ रही है ना, आप उन नदियों को सागर में आने से रोक दीजिए, तभी मैं सागर की बूंदों को एक बार में गिन सकूंगा। अब देखिए जैसा राजा ने प्रश्न पूछा था वैसा ही उत्तर कैरोली ने दिया, क्योंकि ना तो सागर की बूंदें गिनना असंभव है और ना ही नदियों के पानी को सागर में मिलने से रोक पाना। ठीक है, अब जो काम उन्होंने ही ऐसा काम पूछ लिया जो संभव ही नहीं है, तो फिर कैरोली ने भी ऐसा उत्तर दे दिया कि जो राजा के लिए संभव नहीं था। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तो तुम पास हो गए, तुमने बहुत चतुराई दिखलाई। अब देखते हैं मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं? अब फिर वही डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैरोली ने कहा, महाराज उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागजों और पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। कि भाई मैं गिन लूंगा, लेकिन मुझे एक कुछ पेंसिल चाहिए और कुछ कागज चाहिए। राजा ने कुछ कागज और पेंसिलें मंगवा दी। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज पेंसिल थमा दी कि भाई आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए। ठीक है, उनसे कहा अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दीजिए, कि जिन जिन को कागज दिए ना उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लगा दीजिए और पॉइंट लगाकर इन्हें भर दीजिए। सारे सब दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। छोटे 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 बहुत सारे बिंदु उन लोगों ने बना दिए। जब सब लोगों के कागज बिंदुओं से भर गए, तब कैरोली ने उन कागजों को में महाराज के समीप लेके गया और उनसे कहा, महाराज इन सारे कागजों में उतने ही बिंदु है जितने कि आकाश में तारे। कि भाई यहाँ जितने कागज आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे कागजों में जितने बिंदी बनी हुई है, जितने डॉट्स बने हुए हैं, उतने ही डॉट्स जितने डॉट्स यहाँ है उतने ही आकाश में तारे हैं। अब आप एक काम करिए, बस अपने दरबारियों से इन डॉट्स को गिनवा दीजिए। ये डॉट्स गिन देंगे, उधर तारे भी गिनने में आ जाएंगे। अब फिर वही उत्तर जैसा राजा ने प्रश्न पूछा, जो असंभव क्वेश्चन था जिसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, ऐसा ही उत्तर फिर कैरोली ने भी राजा को दे दिया। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को उनसे गिनवाने ना लग जाए। अब उन्हें लगा कि अगर राजा ने सचमुच ये बिंदु हमसे गिनवाने शुरू कर दिए तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इधर महाराज को लगने लगा कि यह कैरोली तो सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ तो मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? देखो बच्चों, अनंत काल होता है ना, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो। तो ऐसा समय जिसका कोई अंत ही नहीं होता। अब जिस समय का अंत ही नहीं होगा उसके क्षण समय का सबसे छोटा भाग होता है। उसके सबसे छोटे भाग को कैसे गिना जा सकता है? क्षण
जो हमारे सेकंड्स होते हैं उससे भी छोटा होता है। कैरोली सोचने लगा। वह कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है जर्मनी। वहां के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है कि उसका चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। कि भाई एक बहुत ऊंचा पहाड़ है वहां पर, और उस पहाड़ का चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है। ठीक है, उसकी चोंच घिसने से जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। अब आप सोचिए बच्चों कि क्या एक चिड़िया की चोंच घिसने से कोई इतना बड़ा पहाड़ खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जैसा राजा का प्रश्न था ना, वैसा ही फिर से कैरोली ने उत्तर दिया। ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। मेरे दरबार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता था। कि भाई मेरे तो राज दरबार में इतने सारे विद्वान लोग रहते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इनमें से एक भी व्यक्ति इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता था। अब तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे। मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। गोद लेता है जिसकी कोई संतान नहीं होती, वो किसी दूसरे बच्चे को अपना बच्चा बना लेता है, उसे कहते हैं गोद लेना। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें गोद लेता हूँ, अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ यहाँ रह सकते हैं। इस प्रकार कैरोली गडेरिया से राजकुमार बन गया। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे। अतिथि मतलब मेहमान बनकर। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से एक छोटे से बच्चे ने, जो भेड़े चराने वाला बच्चा था, जो ना बहुत पढ़ा लिखा था, सिर्फ भेड़ बकरियां चराता था, उस बच्चे ने किस तरह से अपनी बुद्धि के बल पर और कैसे वो राजकुमार बन गया। तो इसे कहते हैं बुद्धि की ताकत। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। ठीक है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, हमें चीजों की समझ भी होनी चाहिए। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी करना। अब देखते हैं इस कहानी के बीच में जो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके एक बार मीनिंग्स देखते हैं। पहला शब्द आया धुन। धुन होती है गाने की आवाज। जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उसमें ट्यूनिंग्स जो आती है वही धुन होती है। तो धुन हो गई गाने की आवाज। फिर है जब्त करना। जब्त करने का मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना, तो छीन लेना इसका अर्थ हो गया। उसके बाद है विशाल। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, अतिथि। अतिथि मेहमान, जो गेस्ट होते हैं ना इंग्लिश में जिसे हम गेस्ट कहते हैं, वो मेहमान। ठीक है, गडेरिया होता है भेड़ बकरी चराने वाला। और अनंत काल, जिस समय का कोई अंत ना हो वो समय कहलाता है अनंत काल। तो ये कुछ शब्दार्थ थे इस चैप्टर के। अब चलिए जल्दी से इस चैप्टर के मौखिक क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, उत्तर नंबर 1 मैं यहाँ लिखूंगी। प्रश्न है, गडरिये के बेटे का क्या नाम था? तो हमने अभी कहानी में पढ़ा कि गडरिये के बेटे का नाम केरोली था। क्या नाम था? केरोली। ये नाम आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा, गडरिये का बेटा कौन सा बाजा बजाता था? तो हमने पढ़ा था कि गडरिये का बेटा जो है वो बांसुरी बजाता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा बांसुरी। बहुत छोटे छोटे वन वर्ड आंसर है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप उत्तर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इनके साथ प्रश्न भी लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा ने गडरिये के बेटे से कितने प्रश्न पूछे? तो राजा ने कितने प्रश्न पूछे थे? यस, 3। तो राजा ने गडरिये के बेटे से 3 प्रश्न पूछे।
ठीक है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसमें पूछा गडरिये के बेटे को किसने गोद ले लिया? तो किसने गोद लिया था? राजा ने। आंसर हो जाएगा राजा ने। देखिए इतने छोटे छोटे से आंसर है। पहला प्रश्न कि गडरिये के बेटे का क्या नाम था? तो आंसर हो गया केरोली। फिर है गडरिये का बेटा कौन सा बाजा बजाता था? तो आंसर हो गया बांसुरी। फिर राजा ने कितने प्रश्न पूछे? तो 3 प्रश्न पूछे। और केरोली को गोद किसने ले लिया? तो राजा ने गोद ले लिया। ये हो गए हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आप इन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, शब्दार्थ भी और ये क्वेश्चन आंसर्स भी। याद रहे, डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चंस विद आंसर। आपको आंसर्स के साथ क्वेश्चन जरूर लिखने हैं, ठीक है। और हैंडराइटिंग का आपको ख्याल रखना, हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।